छत्तीसगढ़ी मातृभाषा का भविष्य, इस आयोजन में साझा संसार की टीम की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था इस रिकॉर्डिंग के शुरू होने से पहले कि मुझे भाषाओं से बहुत प्रेम है और मातृभाषा से तो कोई भी हो बड़ा लगाव सा हो जाता है जब सुनते हैं तो सदैव बड़ा रुचिकर होती है। और मातृभाषा के संबंध में एक दूसरी बात ये जुड़ी हुई है कि मातृभाषा संस्कृति की जनक भी है और इनका जो जोड़ है वो अमिट है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं मनीष जी पांडे को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत थोड़े समय में इस आयोजन को खड़ा कर दिया। बहुत बहुत बधाई मनीष जी। और आज हमारे इस कार्यक्रम में नेहा राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं, संजीव तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीन वक्ता हैं और इन तीनों वक्ताओं का जो है दौर जो है वो 5-5 मिनट का दो दौर में होगा। तो आज मैं सभी वक्ताओं का स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही मुख्य अतिथि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री मीर अली मीर जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है मीर जी। और अध्यक्ष महोदया सरला जी भी हमारे साथ जुड़ने को जा रही है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि आप लोगों ने इतने थोड़े समय में साझा संसार के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और हम इस आयोजन में सिरजोड़ कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार है जो हमारे साथ यहाँ जूम के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे श्रोता हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर भी जुड़ते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है उनका। मैं थोड़ी सी बात आपको साझा संसार के बारे में भी बताना चाहूंगा इस आयोजन में कि साझा संसार की जो स्थापना है वो कैसे हुई। और ये बात है 2019 की, जब मैं विश्व रंग महोत्सव 2019 में भोपाल मुझे आमंत्रित किया गया था। और ठीक उसके पश्चात अनिल जी शर्मा जो हैं जोशी, जो अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आयोजन किया था अपने अक्षरम संस्था के माध्यम से भारतीय ज्ञानपीठ और विश्व रंग के सानिध्य में हैबिटाट सेंटर दिल्ली में, और उसमें मुझे भी कविता पाठ करने का अवसर मिला था। और उस कविता के पाठ के बाद भी हमारी चर्चाएं हुई और एक बात जो मेरे दिमाग में बड़ी आज भी सताती रहती है वो ये है कि प्रवासी साहित्य, भारतीय साहित्य का जो गठजोड़ यदि ना हुआ, यदि प्रवासी साहित्य अलग थलग पड़ा रहा, भारतीय साहित्य से ना जुड़ पाया, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और भारतीय साहित्य को, प्रवासी साहित्य जो है उसमें समृद्ध करने की क्षमता है भारतीय साहित्य को, और वो अब कर भी रहा है और हो भी रहा है और बात आगे भी बढ़ रही है। इसी की प्रेरणा से बात आगे बढ़ी और हमने विश्वरंग और भारतीय ज्ञानपीठ और वनमाली सृजन पीठ के सानिध्य में साझा संसार ने साहित्य का विश्वरंग का आयोजन लगातार हम पिछले 3 वर्षों से करते रहे। ये हमारा चौथा वर्ष है 2023, और अब तक साझा संसार की टीम ने लगभग 300 से अधिक प्रवासी साहित्यकारों को वैश्विक स्तर पर जोड़ा है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। एक दो बातें तो ऐसी सामने आई हैं कि जो लोग कविताएं लिखते थे या बहुत छोटी लघु कथाएं लिखते थे, उनको प्रोत्साहन इस आयोजन से, साहित्य का विश्वरंग के आयोजन से मिलने से ये मिला कि आज एक की तो पुस्तक भी छप गई है, तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इस सिरजोड़ में मैं श्री लीलाधर मंडलोई और संतोष चौबे जी का भी, उनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साझा संसार की टीम ने विगत वर्षों में साहित्य का विश्वरंग के साथ साथ प्रवास मेरा नया जन्म, संस्कृत की वैश्विक विरासत और प्रवासी भारतीयों व भारत के रचनाकारों का बहुत सारा काव्य पाठ भी करवाया है। साथ ही हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, इस विषय पर भी हमने आयोजन किया था। और विश्वरंग का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है उसमें साझा संसार जो है वो नीदरलैंड का नेतृत्व करता रहा है। और अभी जो सबसे आखिरी एक और कदम हमने लिया है, वो लिया है कि साहित्य का विश्वरंग पत्रिका भी छपने लगी है और उसका दूसरा अंक अभी जल्दी आ रहा है।
साथ ही ये बात अब जो मातृभाषा की हम कर रहे हैं, विगत जनवरी माह में हमारी मुलाकात अनिल जोशी जी से और अतुल जी से हुई थी। उन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा दी, हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला उनसे। तो इसी मार्गदर्शन से हमने हिंदी पर, मातृभाषा पर हमने आयोजन किया था और राजस्थानी भाषा पर भी हमने आयोजन किया था। हिंदी पर जब मातृभाषा पर आयोजन किया था उस समय किर्गिस्तान से शिव मोहन जी, जो यहाँ गांधी सेंटर नेदरलैंड हेग से निदेशक थे, वो इसके हमारे अध्यक्ष थे। और जब हमने राजस्थानी मातृभाषा पर आयोजन किया उस समय राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सहारण जी इस आयोजन के अध्यक्ष थे। और आज हम श्रीमती सरला जी शर्मा की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ी मातृभाषा की बात कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हम सब जुड़े हुए हैं और मैं आज बहुत जिज्ञासु हूँ छत्तीसगढ़ी के भविष्य के जानने के बारे में। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देते हुए मनीष पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच संभालें और मंच का संचालन करें। मनीष जी, स्वागत है। आभार रामा जी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य गीत से। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महू पांव पर तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो इस छत्तीसगढ़ भूमि की भाषा, जो मातृभाषा, जो बोली छत्तीसगढ़ी बोली है, जो आज राजभाषा भी जिसको दर्जा प्राप्त हो चुका है, 2 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा है। और इस मातृभाषा के विषय में अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले विशेषज्ञों और वक्ताओं को जोड़ते हुए, साथ ही मीर अली साहब जैसे लोक साहित्यकार हमारे छत्तीसगढ़ के, सरला शर्मा जैसी वरिष्ठ साहित्यकार, इनसे भी जुड़ करके एक वार्ता, एक विचार मंथन आज हम करेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा आज कहाँ है, उसका भविष्य कैसा है। और उसके लिए मैं रामा तक्षक जी का आभारी हूं कि यह मंच हमको साझा संसार की ओर से प्रदान किया। और मैं स्वागत करता हूं हमारे सभी वक्ताओं का। आदरणीय अशोक तिवारी सेवानिवृत्त मानव वैज्ञानिक है, शोधकर्ता है, छत्तीसगढ़ी डायस्पोरा पे जिन्होंने पलायन किया, जिन्होंने प्रवास किया, जो किसी भी कारण से बाहर छत्तीसगढ़ से गए, उन पर बहुत गहन वो शोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं जो जानता हूं उनके, कि भारत में जितने मानव विज्ञान संबंधी संग्रहालय हैं, उन सभी संग्रहालयों के क्रिएटर के रूप में अशोक तिवारी जी को जाना जाता है। तो चाहे वो भोपाल का मानव संग्रहालय हो या अंडमान निकोबार का मानव संग्रहालय हो, तो विशिष्ट काम उनका। मैं स्वागत करता हूं अशोक तिवारी जी आपका। संजीव भैया का भी मैं स्वागत करता हूं। उनसे मैं पिछले 1.5 दशक से अधिक से जुड़ा हूं। उनसे मैंने ब्लॉगिंग सीखा है, उनसे मैंने इंटरनेट के विषय में बहुत कुछ सीखा है। वो पेशे से वकील हैं, पर छत्तीसगढ़ी साहित्य, छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य हिंदी के लिए उनका विशेष प्रेम। गुरतुर गोठ, जिसको छत्तीसगढ़ का पहला ऑनलाइन पत्रिका कह सकते हैं, उसके वो संस्थापक, संपादक, प्रबंध संपादक हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही है नेहा राठौर जी, जो युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मातृभाषा छत्तीसगढ़ी के लिए। कंटेंट राइटर हैं, डेवलपमेंट रिपोर्टर हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, भाषा, त्योहार आदि के प्रमोशन पे उनका बहुत काम रहता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अधिक समय ना लेते हुए विचार मंथन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रामा तक्षक जी ने पहले ही बताया कि विचार जो गोष्ठी है उसमें हम 2 दौर में जाएंगे। पहले राउंड में थोड़ी चर्चा, आपके विचार जानेंगे, फिर वापस समायोजन की तरफ जाएंगे। और इसी कड़ी में बस मेरी जानकारी सिर्फ इतनी है भाषा से जुड़ी, कि छत्तीसगढ़ी बोली या भाषा बहुत पुरानी, 100 साल से अधिक समय तो हो गया है इस पर रचनाएं करते हुए, पर शोध से पता चलता है कि ईस्वी सन 1000 तक ये बात जाती है, जिसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा या संस्कृति के प्रमाण हमको मिलते हैं।
तो और भोजली पंडवानी जैसे गीत और तीजन बाई जैसे कलाकारों की मातृभाषा, मीर अली मीर साहब हमारे साथ हैं, उनके जैसे बड़े साहित्यकारों की भाषा, और हम मेरे जैसे बहुत सारे प्रवासियों की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी, इसके वर्तमान स्थिति, इसके भविष्य पर चर्चा करने आज हम जुड़े हैं। सभी का आभार और आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले युवा प्रतिनिधि के रूप में नेहा जी आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से कंटेंट राइटिंग में जुड़ी हैं, भाषा और राज्य शासन के काम में जुड़ी हैं, तो आपके विचार से हम शुरुआत करते हैं कि छत्तीसगढ़ी मातृभाषा का भविष्य, उसका वर्तमान कैसा आप सोचते हैं, कैसा आप देखते हैं? जी, मैं सभी आदरणीय जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। और मैं नेहा राठौर रायगढ़ जिले से हूँ और पिछले कुछ समय से मैं बिलासपुर जिला न्यायालय में एज एन इंटर्न प्रैक्टिस कर रही थी। इसके साथ ही मैं सोशल मीडिया का जो पेज है अंगनाद्वारी और वेबसाइट पोर्टल अंगनाद्वारी.com में काम कर रही हूँ। उसके माध्यम से अपने मातृभाषा की जो भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। मैं और मेरी सहेली, हम दोनों मिलके इस कार्य में लगे हुए हैं। तो सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यम से यही अभी तक समझ पाए हैं, जितनी भी जानकारी थोड़ी बहुत जुटा पाए हैं, ऐसा है कि लोग चाहते हैं बोलना, लेकिन लाज लगना या शर्म आना, जो शब्द हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं बोल पाते छत्तीसगढ़ी। तो ऐसा एक समय है कि छत्तीसगढ़ी को हमको आगे लेके जाना चाहिए अगली पीढ़ी के लिए। क्योंकि मैं अपने जनरेशन में रहती हूँ, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि जब मैं कार्य करती हूँ, काम करती हूँ अपना, वो अगर छत्तीसगढ़ी में मैं करती हूँ तो उसकी रीच ज्यादा होती है। वो ऑनलाइन होता है, रीच ज्यादा होती है उसके गाने में। कैप्शन अगर मैं छत्तीसगढ़ी लिखती हूँ तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, लोग ज्यादा इंगेज कर पाते हैं। लेकिन वही मैं इंग्लिश या फिर हिंदी में करती हूँ तो लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये ऑनलाइन की बात हुई। लेकिन जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं, कहीं भी पढ़ने चले गए या फिर किसी भी जगह पे जाते हैं, तो ऐसा होता है कि हम हिंदी प्रेफर करते हैं, इंग्लिश प्रेफर करते हैं। लोग शर्माते हैं कि हम समझेंगे कि गांव से हैं, देहात से हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, उसमें जो अपनापन और लगाव है वो हमसे नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी, दादी नानी के जमाने की, वो ऐसा है कि हिंदी और अंग्रेजी को समझ नहीं पाते। अगर हम उनसे बात करें तो उनको समझने में मुश्किल होती है। तो यदि अभी हम अपनी जनरेशन को या अपने आगे वाले जनरेशन को केवल हिंदी और अंग्रेजी तक ही सीमित रखेंगे, जैसा कि कंपटीशन चल रहा है, उसके औपचारिक में हिंदी और अंग्रेजी बहुत जरूरी भी है, लेकिन अपना जो मूल मातृभाषा है उसको समझना, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे जुड़ने के लिए, अपनी पुरानी पीढ़ी से जुड़े रहने के लिए और अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने के लिए एक जागरूक नागरिक या जागरूक पेरेंट्स होने के नाते सिखाना चाहिए बच्चों को कि हम जो घर में बात करते आए हैं पहले से, या फिर जो डेली रूटीन हमारी होती है, दैनिक जीवन में हम बातचीत करते हैं, उसको तुम घर में करो। और जो तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वो तुम सीखोगे ही। अंग्रेजी और हिंदी या किसी अन्य विषय पे, कोई भी विषय हो, तुम बाहर जाके सीख ही जाओगे। हिंदी तुम सीख जाओगे एक विषय के तौर पे, अंग्रेजी सीख जाओगे, लेकिन छत्तीसगढ़ी अभी हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे मूल रूप से शामिल नहीं हुआ है। CGBSE में एक आध चैप्टर छत्तीसगढ़ी में दे देते हैं, किसी किस्से कहानी या गीत के रूप में। वो भी ऐसा होता है कि पढ़ नहीं पाते बच्चे। मैंने देखे हैं स्कूल के कि उनको छत्तीसगढ़ी पढ़ने में मुश्किल होती है। बोल लेंगे बट पढ़ने में मुश्किल होती है। ये हुआ। तो लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि अपनी मातृभाषा से हम जुड़ कर रहें, और यदि हम उसको संरक्षित नहीं करते हैं तो ऐसा होगा कि हम अपने मूल को, अपने पूर्वजों को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो भूल रहे हैं, यही होगा। तो चूंकि छत्तीसगढ़ी का एक ऐसा विशेषता भी समझ सकते हैं कि वो हिंदी से मिलता जुलता है। अन्य राज्य हम जाते हैं तो अगर छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं तो जो हिंदी समझने वाले हैं वो थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। अन्य भाषा के मुकाबले, जैसे हम उड़ीसा के उड़िया लेंगे या फिर अन्य जो भी होगा,
तो वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। छत्तीसगढ़ी में होता है, वो समझ में आ भी जाता है। तो ऐसा है कि हम कोशिश करें कि जो अपनी भाषा है, जो इतना अपनापन और लगाव युक्त है ये भाषा की, हम बात करते हैं अपनी फीलिंग्स, यदि हम शेयर करते हैं अपने लोगों से, तो वो अपने भाषा में करने पे वो ज्यादा कनेक्ट हो पाता है। तो यही है, मेरा यही मानना है कि संरक्षित होना बहुत आवश्यक है, और अपने वेबसाइट के माध्यम से रीति रिवाज और अपनी संस्कृति, जो भी धरोहर, तीज त्योहार, खान पान है, सभी को हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और बस यही कहना चाहूंगी इस संबंध में। मैं जितनी जानकारी है, क्षमा चाहूंगी यदि कोई वाक्य चयन में गलती हुई हो, शब्द चयन में, क्योंकि हम नौसिखिए हैं, कार्य कर रहे हैं, आप लोगों से सीखना है, कोशिश कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इस चीजों को लेकर के, ताकि आगे भविष्य में उसको हम एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल, जैसे गूगल में अन्य भाषाओं में होता है, वैसे छत्तीसगढ़ी में संजीव सर जी का है जैसे गुर्तुर गोट, वैसा ही एक प्रयास कि हम अपने छत्तीसगढ़ी के हर एक चीज, हर एक बारे में वहां पे संजो के रख पाए। लोग सर्च करें गूगल पे तो छत्तीसगढ़ी में उनको मिल जाए। ये नहीं कि हमें नहीं पता है, नहीं आता है। शब्दों का चयन जैसे होगा कि किसी शब्द, बहुत सारे शब्द, जैसे सर ने शुरू में बोला रुख, अभी की पीढ़ी रुख का मतलब नहीं जानती है। ये हम तक जानते हैं, हमारे आगे वाले जो जनरेशन है, मेरी बड़ी बहन के बच्चे होंगे, हैं, जैसे भी उनको बोलेंगे तो वो नहीं जानते। हम घर में भी उनको हिंदी में ही बात करने का प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऐसा है, स्कूल जाओगे फिर बच्चों में आ जाता है भावना कि मेरे घर में ऐसा बात करते हैं, उनके घर में वैसा बात करते हैं। कंपटीशन और औपचारिक रूप से हिंदी और अंग्रेजी मुख्यतः बोली जाती है, लेकिन अपनी छत्तीसगढ़ी में एटलीस्ट घर में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बढ़िया विचार नेहा जी। बहुत 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 ही अच्छे तरीके से आपने ये बात रखी। और युवा प्रतिनिधि होते हुए आप जिस तरीके से कंटेंट में काम कर रही हैं, और आपने जो बात रखी कि यदि भाषा को नहीं संरक्षित करेंगे तो पूर्वजों को ही हम भुला देंगे, मुझे लगता है ये बात एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। बहुत बहुत आभार आपके विचार के लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं विशेष रूप से तिवारी सर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस लायक उन्होंने इस योग्य समझा कि साझा संसार की इस आयोजन में मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। मुझे शामिल किया, सम्मिलित किया, बोलने का, मेरा वक्तव्य रखने का आपने मुझे मौका दिया। स्वागत नेहा जी। आपको सुनना हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भाषा का भविष्य तो नए जनरेशन के साथ ही है। जो बागडोर हमको मिल रही है, यदि उसको संभालने वाली नई पीढ़ी तैयार नहीं होगी तो भाषा कहाँ जाएगी या संस्कृति कहाँ जाएगी। तो इसलिए आपका जुड़ने के लिए आभार। और मैं संजीव भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा, संजीव तिवारी को, कि भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा के किताबों, उनके रचनाओं, इन सब के संकलन के लिए तो जो वो काम कर रहे हैं वो विशेष है और सब हम उनको जानते हैं। तो उनका विचार भाषा से की वर्तमान स्थिति और भविष्य के लिए क्या है, छत्तीसगढ़ी मातृभाषा के लिए, आदरणीय संजीव तिवारी जी। धन्यवाद मनीष भाई। आदरणीय तक्षक जी को मैं नमस्कार करता हूं, और मेरे बड़े भाई मीर अली मीर जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के विश्वविद्यालय हैं, समझिए, उनको नमस्कार करता हूं। मोला बहुत खुशी है कि भैया हमारे तीर में है, और मोर संरक्षक, मेरे संरक्षक अशोक तिवारी जी भी साथ हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मनीष भाई, आपने अवसर मेरे को दिया, जैसे नेहा कह रही थी उसी तरीके से एक समस्या गांव से आने वाले छत्तीसगढ़िया को हिंदी बोलने में आती है। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊं, उसके बाद फिर मैं बातों को मूल विषय पे आऊंगा। मैं भी गांव से जब तक बीकॉम कर रहा था, मैं बेमेतरा में बीकॉम किया। एमकॉम करने के लिए मैं जब दुर्ग आया तो मुझे हिंदी बोलनी आती ही नहीं थी। अब समझिए कि व्यक्ति एमकॉम करने आया है, उसकी एज देखिए, और उसको हिंदी बोलना नहीं आता जी। इतना घबराता था, कोई मेरे से पूछता था तो स्त्रीलिंग को पुरलिंग, पुरलिंग को स्त्रीलिंग, थी, था, थू, ऐसा कहता था। तो मैं अपने दोस्तों से कटता था, क्योंकि शहर के लोग हिंदी बोलते थे और मैं
हिंदी बोल नहीं पाता था तो छत्तीसगढ़ी बोलता था। तो मूल यदि मातृभाषा बच्चों को सिखाएंगे तो उनके साथ जो समस्या आती है, यानी हम हिंदी के साथ, हिंदी वालों के साथ कंपटीशन में या उनके कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ पाते, थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी बचपन से बोले। पर इसमें एक उदाहरण मैं दूंगा, आदरणीय अशोक तिवारी जी हैं, हम लोगों ने डायस्पोरा के अध्ययन के लिए जब असम गए तो असम में हमने देखा कि वहां जो छत्तीसगढ़िया वंशी के बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ी बोल पाते हैं, अच्छी तरीके से बंगाली बोलते हैं, अच्छी तरीके से असमी बोलते हैं और पूरी फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोलते हैं। तो यदि अभी की पीढ़ी या हम पेरेंट्स चाहें तो हम बच्चों को ये और दूसरी भाषाएं छत्तीसगढ़ी के साथ और दूसरी भाषाओं में उनको प्रवीण कर सकते हैं। बिल्कुल हम घर में छत्तीसगढ़ी बोलें और छत्तीसगढ़ी उनको जरूर सिखाएं, क्योंकि रूख जैसा नेहा बोली कि अगली पीढ़ी क्या, मैं अगर अभी पूछूं कि मैं अपने बच्चे को रूख का मतलब पूछूं तो वो नहीं जानेगा। ये हम आगे के पीढ़ी को अपने शब्दों को बिल्कुल बिसरा रहे हैं। मीर भैया जो कहते हैं ना नंदा जही कारे, तो वो नंदा ही रहा है। और मूल विषय पे अगर मैं चर्चा करूं कि छत्तीसगढ़ी के विकास की, तो छत्तीसगढ़ी का विकास जैसे मीर अली मीर भैया जी के गीत नंदा जही कारे जैसे गीतों के कारण ही छत्तीसगढ़ी का विकास हो पाया। ऐसे जो गीत थे वो हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई थे उनके मन में एक अस्मिता भाव को जगाया कि देखिए मीर भैया का नंदा जही कारे जो गीत है वो अपने मतलब वो एक क्या बोलते हैं नेस्टोलॉजिया कुछ बोलते हैं ना आप लोग, प्रोनाउंसिएशन मेरा नास्ट्रेलिया, यस। तो नास्ट्रेलिया के कारण व्यक्ति उसमें जुड़ता है और जुड़ने के बाद लगता है कि ये मोर भाषा के बारे में बात कहते हैं। अभी 4 दिन पहले ही मैंने कहीं फेसबुक में लिखा कि मीर भैया बोलते हैं तता तता छो, ये कमांड है। जैसे कंप्यूटर में कमांड होता है वैसे ही तता तता छो एक कमांड है। उस कमांड को सामने वाला आज का युवा जाने की मत जाने की वो तता तता छो का क्या मतलब है, मगर मीर भैया के गीत को गाएगा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये अस्मिता धीरे धीरे जाग रही है और इंटरनेट की दुनिया है। इंटरनेट में जैसे मैं और दूसरे प्लेटफॉर्मों पे सोशल मीडिया पे लगातार वॉच में करते रहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी का विकास कैसे हो रहा है, इसको मैं देखता हूँ। तो यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम है उसमें भक्कम छत्तीसगढ़िया आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ी का विकास यदि वास्तविक रूप से देखना है दमदारी के साथ तो आपको इंटरनेट में भरपूर दिखेगा। इसीलिए आज से 3 साल पहले गूगल जैसी वैश्विक कंपनी को छत्तीसगढ़ी का कीबोर्ड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? गूगल को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गूगल को ये बात इंटरनेट में बिल्कुल नजर आ गई थी। उन्होंने 4 राज्यों के लोकल लैंग्वेज पे कीबोर्ड बनाया जिसमें छत्तीसगढ़ी भी शामिल थी, जबकि छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में नहीं है। हम 2010 में हमारी भाषा को हमारे सरकार ने राज्य भाषा का दर्जा दिया। उसको गूगल 2 साल पहले गूगल का कीबोर्ड बनाती है। तो गूगल जान रही है, यानी इंटरनेट में हमारा धमक बिल्कुल भरपूर है। उसको समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो 2 करोड़ जनता है छत्तीसगढ़ी बोलने वाले, उनके पास यदि मोबाइल है तो उनका जो डायलेक्ट, टोन ऑफ डायलेक्ट है वो छत्तीसगढ़ी का है। इसलिए छत्तीसगढ़ी कीबोर्ड बनाना है। तो छत्तीसगढ़ी का विकास बिल्कुल हो रहा है, चाहे साहित्य में हो या अन्य क्षेत्रों में हो। छत्तीसगढ़ी का विकास नजर आ रहा है और जिस चिंता को नेहा ने व्यक्त किया उस चिंता को guruturgot.com के संचालन के साथ मैं उससे 2-4 हो रहा हूँ। चूंकि मनीष भाई आप जानते होंगे कि मैं थोड़ा सा, अब चूंकि ब्लॉगिंग के जमाने से यानी 2005-6 से मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ,
तो तकनीकी को भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, और किस जियोग्राफिकल क्षेत्र से मेरे वेबसाइट में लोग आ रहे हैं उसको भी मैं वॉच करते रहता हूँ। तो मैं ये देखता हूं कि मेरे छत्तीसगढ़िया भाई लोग मेरे वेबसाइट को देखने वाले कम है, गैर छत्तीसगढ़िया ज्यादा है। यानी जो लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं मगर छत्तीसगढ़ी बोल नहीं पा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ी को पढ़ना चाह रहे हैं और छत्तीसगढ़ी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और ये एक दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के फ्लुएंसी बोलते हैं, सुनते हैं, पर यदि उनको इमला के रूप में एक 400 शब्दों का कोई छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ कोई चीज दे दिया जाए तो वो तेजी के साथ नहीं पढ़ पाते, ना वो लिख पाते। इसीलिए हमारा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ी को बोलने के साथ लिखना और पढ़ना भी आवश्यक है। तो अभी नए नए प्लेटफॉर्म चालू हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ी बोलने या ये लिखने या पढ़ने का जो माध्यम इंटरनेट के माध्यम से है उसका प्रयोग उनको करना चाहिए। अब क्योंकि हम वैश्विक परिदृश्य में बैठे हैं और तक्षक जी जैसे लोग भी इस मीटिंग में शामिल हैं, तो मैं थोड़ा सा, चूंकि मीर भैया बाकी बातों को बताएंगे, मैं अपनी भाषा के साहित्य के बारे में भी थोड़ा सा जो मेरी अस्मिता भाव है उसको जगाते हुए बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखे जा रहे हैं और चूंकि छत्तीसगढ़ी भाषा का अन्य दूसरी भाषाओं में छत्तीसगढ़ी साहित्य का अनुवाद नहीं हो रहा है, इसलिए विश्व के दूसरी भाषाओं के जानकार लोगों को हमारे साहित्य के बारे में पता नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में अब तक लगभग 37-38 उपन्यास लिखे जा चुके हैं जी। और कविता कहानी की तो बात ही अलग है। हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी जैसे बड़े साहित्यकार हैं जो लगातार हंस में और वागार्थ में तद्भव में लगातार छप रहे हैं, उनकी कहानियां छप रही हैं और वो हिंदी के कथाकार होते हुए भी वो अपनी कहानियों में जो वार्तालाप अपने पात्रों के साथ जो वार्तालाप होती है उसको वो छत्तीसगढ़ी में प्रस्तुत करते हैं और बड़े नामी कथाकार हैं देश के वो। वैसे ही कैलाश बनवासी जी हमारे बड़े नामी हिंदी के कथाकार हैं। बाजार में रामधन जिनकी कहानी बहुत पूरे हिंदी पट्टी में काफी नाम है जिसका, उसमें भी जो संवाद है पात्रों के बीच जो संवाद है उसमें छत्तीसगढ़ी का प्रचुर प्रयोग हुआ है। तो हिंदी न केवल हिंदी साहित्य, छत्तीसगढ़ी साहित्य में भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, पर वही है कि हमारा जो साहित्य है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे हमको कहा जाता है कि हम अवधि को बड़ी बहन बोला जाता है। मनीष भाई मेरे को टोक दीजिएगा आप, समय रहेगा। हाँ। तो अवधि को छत्तीसगढ़ी की बड़ी बहन कहा जाता है और छत्तीसगढ़ी छोटी बहन है। अवधि के रामायण के बारे में आप सब जानते हैं कि उसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में भी ऐसी रचनाएं हैं जिस पर हिंदी पट्टी के ध्यान की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं प्रत्येक साहित्यिक प्लेटफॉर्म में इस बात का उल्लेख करता हूँ। मेरे जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको यदि छत्तीसगढ़ी साहित्य के बारे में उनसे दो चार होना है तो छत्तीसगढ़ी की एक उपन्यास है मोर जाए ले गिया, कामेश्वर पांडे जी ने लिखा है और बिल्कुल नए परिवेश में लिखा है कि छत्तीसगढ़ को कहा जाता है कि यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, तो यहाँ कोयला भी भरपूर मात्रा में है। तो कोयला खान के खनन के लिए किसानों की जमीनें किस हिसाब से अधिग्रहित की जा रही हैं और किसानों को कैसे बेदखल किया जा रहा है गांवों से, उनकी संस्कृति से
इस संबंध में कामेश्वर पांडे जी ने जो किताब लिखी है हमर जायले गिया उपन्यास, वो वास्तविक में महाग्रंथ है। 400 पेज का उपन्यास उन्होंने लिखा है। यदि थोड़ा बहुत भी छत्तीसगढ़ी को अगर अवधि को समझते हैं तो छत्तीसगढ़ी को भी जरूर समझेंगे। मनीष भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक प्रति तुहर जायले गिया का वो भारत से ले जाएं और अपने साथियों को पढ़ाएं, वो देखे। मैं कहता हूं कि हिंदी के बड़े बड़े उपन्यास के मुकाबले वो तुहर जायले गिया बराबर में बैठता है। तो हमारा साहित्य भी, हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि साहित्य में भाषा तो बहुत समृद्ध है, लेकिन बाहर दूसरी भाषाओं में अनुवाद नहीं होने के कारण या और इसका रीच, इसका जो फैलाव है वो कम हो रहा है। तो इस बात को मैं यहाँ पर रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं अशोक जी के पास जाना चाहूंगा और आपके पास वापस हम आएंगे संजीव भैया। आदरणीय अशोक तिवारी जी, आपने छत्तीसगढ़ी लोगों पर जो शोध आप कर रहे हैं और आपने जो काम अभी तक किया है, तो आप जैसे असम का उल्लेख संजीव भैया ने पहले ही किया और उसको छोड़कर और भी बाहर, तो आप छत्तीसगढ़ी मातृभाषा को कैसे देखते हैं और आपकी नजर में इसका भविष्य कैसा दिखता है? आदरणीय अशोक तिवारी जी। धन्यवाद मुझे आज के इस समागम में शामिल करने के लिए। मैं रामा तक्षक जी को बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, मनीष जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी आज इस समागम में व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हुए हैं सब बड़े साहित्य के पुरोधा लोग हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य छत्तीसगढ़ी भाषा से जुड़े हुए हैं। मेरा छत्तीसगढ़ी साहित्य में कोई भूमिका नहीं है। मैं भाषा को लेकर कुछ बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी चिंता दुश्चिंता भाषा को लेकर है। देखिए, मैंने एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरी उम्र 17 साल की हो रही है। मेरे बचपने में जो माहौल था वो घर में ही छत्तीसगढ़ी सीखने के लिए उपलब्ध होता था। हमारे माता पिता, हमारे आस पड़ोस के लोग, सब लोग छत्तीसगढ़ी बोलते थे। आज स्थिति बदल गई है। आज माता पिता ही छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते, उनका आपस में संवाद हिंदी में होता है। अभी साहित्य की बात कर रहे थे संजीव भाई, जितने 50-60 उपन्यासों की बात कही, हजारों कविताएं कहानियां लिखी गई होंगी, हजारों की तादाद में साहित्यकार होंगे। मुझे इस बात की बड़ी शंका है कि वो जो हजारों साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ी के, उसमें से 50% भी अपनी जिंदगी में छत्तीसगढ़ी से जुड़े हुए हैं कि केवल रचना ही छत्तीसगढ़ी में करते हैं। उनका जीवन छत्तीसगढ़ी से कितना जुड़ा हुआ ये जानने की बात है। ये व्यंग्यशाला लग रहा होगा, लेकिन जीवन की सच्चाई है। मैं अपने घर में देखता हूँ, मैं अपने घर में इस चीज को देख रहा हूँ, और ये छत्तीसगढ़ के जीवन में बड़े दुर्भाग्य के रूप में जुड़ गया है कि आदमी मैट्रिक पढ़ता है, बड़ा व्हाइट कलर हो जाता है, वो छत्तीसगढ़ी में बात करना नहीं चाहता। शुरू में वो नैया बिटिया जो बोल रही थी कि लोगों को संकोच होता है छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे तो हमसे अपड़ या छोटे कहला जाएंगे। बात ऐसी नहीं है। जो सैकड़ों साल लोग, प्रवासी लोग बाहर जाके बस गए हैं, चाहे वो असम की बात है, चाहे वो त्रिपुरा की बात हो, चाहे नागपुर की बात हो, चाहे टाटानगर की बात हो, वो लोग अभी भी अपने घर में छत्तीसगढ़ी को संभाल के रखे हुए हैं। जीवन में छत्तीसगढ़ी उनका अभिन्न अंग है। और एक बड़ी संतोषदायक चीज है कि वहां की छत्तीसगढ़ी में अभी भी बहुत सी शुद्धताएं हैं। देखिए, भाषा का घालमेल तो होता ही है। जहां लोग सैकड़ों साल से, 150 साल से रह रहे हो, तो स्थानीय भाषा और स्थानीय माहौल का तो निश्चित ही कुछ तो कुछ समावेश वहां होगा ही। तो वो चीज हम देखते ही देखते हैं, आसाम में देखते हैं, त्रिपुरा में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में अब इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसको संजीव जी खुद मेरे साथ जब हम लोग गए थे तो इसका खुद अनुभव किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ी वो लोग बोलते हैं, घर में बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों से। कुछ एक हिस्सों में जहाँ अभी भी छत्तीसगढ़ी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, कुछ तो गांव है जहाँ के पूरे पूरे छत्तीसगढ़ी लोग हैं, कुछ 3 आने छत्तीसगढ़ी है, कोई 12 आने छत्तीसगढ़ी है, कोई 14 आने छत्तीसगढ़ी है। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन है उस लिहाज से छोटे छोटे बच्चे, मतलब पैदा होते ही बच्चे जो सबसे पहली भाषा सीखता है वो छत्तीसगढ़ी सीखता है। उसके बाद भले वो असमिया सीखे, उसके बाद भले वो मणिपुरी सीखे या त्रिपुरी सीखे, इस तरह की चीजें उसके सामने आती है। तो इन सब चीजों से भाषा वहां बच कर रही है। हमको एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि क्या हम छत्तीसगढ़ी को संस्कृत की तरह रखना चाहते हैं, एक मॉन्यूमेंटल लैंग्वेज के रूप में, जिसकी बहुत उत्कृष्ट साहित्य हो और जीवन से वो गायब हो जाए। मुझे लगता है हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जीवन में भी छत्तीसगढ़ी रहे, और जीवन में छत्तीसगढ़ी रहने के लिए हम लोगों को छत्तीसगढ़ी को अंगीकार करना होगा। छत्तीसगढ़ी कोई छोटी मोटी भाषा नहीं है।
देश की 12वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। असमिया से ज्यादा छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की है। और मैं उस संख्या को लेकर कह रहा हूं जो हमारे पास छत्तीसगढ़ के डेटा से लेकर तैयार किया गया है। इसमें यदि जो प्रवासी लोग बाहर रहते हैं, 20 लाख लोग करीब, जहां तक मैं जानता हूं असम में रहते हैं, वही 20 लाख हमारे पड़ोस महाराष्ट्र में रहते हैं, 10-1 लाख लोग उड़ीसा में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये तमाम जगहों में जो छत्तीसगढ़िया लोग रहते हैं ना, उनको यदि हम जोड़ें तो ये संख्या 3 करोड़ 2 करोड़ से कई ज्यादा निकलेगी। और तब मुझे लगता है कि हम वो 12वें स्थान से 10वें 11वें स्थान में भी आ सकते हैं। थोड़ी देर पहले तक्षक साहब से हमारी बात हो रही थी, भोजपुरी कितनी समृद्ध भाषा है। ये 5 करोड़ लोगों की भाषा है। हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा बोले जाने वाले मुझे लगता है केवल 7-8 भाषाएं ही होंगी ले देकर। और दुनिया में तो 20-30 भाषाएं जो भोजपुरी ज्यादा बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी की भी यही स्थिति है। हम लोग शायद संख्या की तादाद से दुनिया में बोलने 50वें नंबर की भाषा में आते होंगे निश्चित रूप से। तो इतनी बड़ी भाषा, इतने अधिक बोलने जानने वाले, आजकल एक कैसा क्या दौर आ गया है। क्या हम लोगों के जीवन में एक किस किस्म का एक विद्रूपित अध्याय आजकल चल रहा है कि पिछले कुछ दशकों से छत्तीसगढ़ी बोलने वाले छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक उपेक्षा कर रहे हैं। जब तक हम लोग इसके लिए कमर नहीं कसेंगे, हम लोग जब तक चैतन्य नहीं रहेंगे, तब तक मुझे छत्तीसगढ़ी के भविष्य पर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई देता है। हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम साहित्य रचना करें, जो भी करें, पर छत्तीसगढ़ी को बोले भी। छत्तीसगढ़ी को और नुकसान पहुंचाने में बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। टीवी, छत्तीसगढ़ी का कोई टीवी नहीं है आज की तारीख में। 24 आवर्स रेडियो का कोई चैनल नहीं है छत्तीसगढ़ी में। अखबार एक भी नहीं है। देखिए, मणिपुर छोटा सा राज्य है, वहां मणिपुरी के अखबार निकलते हैं। मिजोरम छोटा सा राज्य है, वहां मणिपुरी अखबार निकलते हैं। नेपाली के अखबार सिक्किम में निकलते हैं। ऐसे कितने राज्यों का उदाहरण दो यार। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई छत्तीसगढ़ी अखबार नहीं निकलता। और उसके बावजूद भी यहाँ के अखबारों का, मैंने कुछ अखबारों का खुद ही देखा हुआ है, उनको छत्तीसगढ़ी से इतनी ईर्ष्या है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जब नवंबर महीने में राजभाषा दिवस मनाया जाता है, जो 2027-2007 से चल रहा है, उस राजभाषा के आयोजन के दिन छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक चलने वाले अखबार में एक लाइन नोट नहीं छपती। ये उस छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति उनके अहंकार का प्रदर्शन। वो चाहते हैं कि ये भाषा हमारे सम्मान की काबिल नहीं है। शायद इसलिए करते होंगे क्योंकि दूसरे अखबार तो छापते हैं, कुछ तो कुछ छापते हैं। तो कहीं न कहीं ये तमाम जो रंजिशें हैं, और वो दूसरी बात है, इनके मालिक कोई छत्तीसगढ़िया नहीं है, तो वो अपनी भाषा के लिए जोर लगाएं कि हमारी भाषा के लिए जोर लगे। तो हमको हर क्षेत्र पे छत्तीसगढ़ी भाषी लोगों को ही आगे बढ़कर अपनी भाषा को बचाने के लिए कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। पहले ये कहा जाता था कि जहाँ शिक्षा की भाषा ना हो, वो कोई पर्टिकुलर भाषा, जहां वो बाजार की भाषा ना हो, ये इस तरह की, या व्यापार की भाषा ना हो, वहां पर उस भाषा के विलोप होने का ज्यादा खतरा रहता है। छत्तीसगढ़ में बाजार की भाषा लगभग करीब बनी गई है। घर की भाषा थी जो अब कम से कम खिसकना शुरू हो गई है। सरकार ने उसको राजभाषा भी बनाया है, लेकिन उसका समझिए कि पूरी तरह से परिपालन नहीं होता। हर क्षेत्र में मैं संतुष्ट नहीं हूँ छत्तीसगढ़ी की स्थिति से। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर एक गंभीर संकट चल रहा है। हम लोग एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं कि हम आगामी 1-2 दशकों में पूरे छत्तीसगढ़ी समाज को संचेतना का प्रसार न कर सके और हर व्यक्ति को इसलिए न बता सके कि आपकी भाषा को आप ही संभाल सकते हैं। इसका संरक्षण केवल और केवल आपके हाथ में ही है, आप ही इसको कर सकते हैं। और वो आदमी जब तक कन्वर्स नहीं होगा, तब तक छत्तीसगढ़ी के भविष्य को लेकर हमको हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। हमको अपने आप से नहीं तो हमारे उन प्रवासी भाइयों से जानने की आवश्यकता है जो 150 साल भी, उनको नहीं मालूम कि वो किस गांव से गए हुए हैं, उनको अपने बाप दादाओं के नहीं मालूम कितने उनके पुरखा का पहला आदमी कौन था जो यहाँ से बाहर जाके वहां पे काम करना शुरू किया। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा भी उनको मालूम है, वो छत्तीसगढ़ी को अंगीकार कर रखे हुए, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में ही जी रहे हैं आज की तारीख में। वो जब इतना कुछ एक बाहर का छत्तीसगढ़ी कर सकता है, तो हम इस भूमि में रहने वाले लोग अमूमन 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक लोग छत्तीसगढ़ी की भाषा को इतना तिरोहित ना करें। हम चाहें कि हम छत्तीसगढ़ी को बहुत सम्मान दें, और मैं विशेष रूप से पढ़े लिखे लोगों से इसके लिए ज्यादा गुजारिश करता हूँ। मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी में साहित्य सृजन करने वालों को और विशेष रूप से
आगाह करना चाहूंगा, सम्मान करना चाहूंगा कि देखिए, आपके सृजन की भाषा भले छत्तीसगढ़ी हो, लेकिन आपके जीवन की भाषा उसको जरूर बनाइए। जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक छत्तीसगढ़ी के अस्तित्व पर एक प्रश्न लगता रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही अशोक तिवारी जी। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब मेरे व्यक्तिगत जीवन से, कि मेरा बेटा जब लगभग 8 साल का हो गया और वो उसकी पहली भाषा अंग्रेजी है, हिंदी भी नहीं है, तो उसकी प्राथमिक भाषा अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी में सोचता है, हिंदी में बोलता है। लेकिन हमारे मन में एक बात आई जब हम भारत जाते हैं और परिवार से मिलते हैं, हमने एक चीज देखा कि हमारे तो बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको हिंदी बोलना नहीं आता है, अंग्रेजी तो आप बहुत दूर जा रहे हैं। तो ये कैसे करेगा? कल तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये तो मैं भारत रहता नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं मैं भारत जाके रहूंगा। लेकिन यदि तो ये कैसे अपने रूट से कनेक्ट होगा? तो फिर हमने एक चीज शुरू की, मैं और मेरी पत्नी आपस में हमने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ी बोलना चालू और कुछ इस तरीके से बोलना चालू किया कि उसकी रुचि जागृत हुई कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं समझ पा नहीं रहा हूं। तो जरूर मेरे माता पिता मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तो इस भाषा में बोल रहे हैं। तो उससे फिर धीरे धीरे उस बात को थोड़ा समय लगा, लेकिन आज स्थिति है कि मेरा बेटा छत्तीसगढ़ी समझता है। तो जब हम भारत जाते हैं, तो जब हमारे परिवार के लोग जो गांव में रहते हैं, जो अच्छी हिंदी भी नहीं बोल सकते, तो उनसे जब संवाद करना हो तो उनको समझता है, भले वो हिंदी में जवाब देता है, उसमें अंग्रेजी के शब्द घुस आता है, लेकिन वो समझ पाता है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी। तो आपकी बात ये सही है कि जब तक हम उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे उसका उपयोग नहीं होगा। और पता नहीं क्यों जो छूट जाते हैं जड़ से ना, वो याद में भाषा को ज्यादा संरक्षित करते हैं और देते हैं बजाय उनके जो उनके साथ है। तो अच्छी चर्चा, लंबी चर्चा हुई। मनीष, आपने जो बात कहा उस पर थोड़ा सा मैं एक लगाना चाहूंगा पुछला। ये मैं शुरू में कहा था माहौल तैयार करना, हमारे माँ बाप माहौल तैयार करते थे, इसलिए हम जानते थे। मैं अपना अनुभव कहूंगा, मेरे जब दोनों बच्चे पैदा हुए तो मैसूर में रहता, मेरी बेटी उस समय बोलना शुरू कर दी थी, तो उसको केवल कन्नड़ और छत्तीसगढ़ी आती थी, कन्नड़ और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हम लोग भोपाल आ गए। भोपाल में हम लोग एक ऐसे पड़ोस में रहे, विधानसभा में रहते थे, तो हमारे बाजू वाले ब्लॉक में एक छत्तीसगढ़ी विधायक और उनका परिवार रहता था। हमारी बेटी जब छत्तीसगढ़ी बोलती थी तो वो लोग हंसते थे, बोले ये लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ये तो पिछड़ जाएंगे, इनको हिंदी बोलना सिखाओ। हमने कहा हम तो नहीं सिखाएंगे भाई, हमारे साथ वही बोलेगी। ऐसा कुछ हुआ कि फिर वो बच्चे हिंदी बोलना शुरू कर दिए। लेकिन हमने पति पत्नी ने आज तक केवल और केवल हिंदी में संवाद किया है। इसलिए हमारे दोनों बच्चे, चूंकि भले वो छत्तीसगढ़ में 1 महीने से ऊपर कभी नहीं रहे हो, 40-45 साल उनकी उम्र हुई, पर छत्तीसगढ़ी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग दोनों बोलते हैं, इसके समझते पूरा है। 8-10 लाइन में टूटी फूटी बोल भी लेते हैं, और 8-10 दिन रहने के बाद पूरा लंबा संवाद करना भी शुरू कर देते हैं। तो माहौल क्रिएट करना जरूरी है। उस माहौल को हम लोग अपने बच्चों से दूर कर रहे हैं। आप विदेश में रह के ये माहौल तैयार कर रहे हैं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको मनीष जी। जी आभार अशोक। तो अच्छी चर्चा हुई। मैं विचारों को समेटने के लिए एक बार फिर से आप सभी के पास वापस आना चाहूंगा। तो नेहा, मैं फिर से आपके पास आता हूं, और आपने अपनी बात रखी, आपने नए पीढ़ी के लिए सबसे बात जो मुझे याद रह गई वो ये है कि आपका कहना है कि जब कंटेंट छत्तीसगढ़ी में होता है, जब हिंदी के या दूसरी भाषाओं के कंटेंट का छत्तीसगढ़ी में टाइटल होता है, तो वो उसका रीच बढ़ जाता है हमारे राज्य में। तो विचारों को समेटते हुए मैं आपने हमारी भी बातें सुनी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप ये देखते हैं कि नए लोगों में रुचि हो रही है क्या भाषा को सीखने की? आप जैसे इस समय काम कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसे देखते हैं कि जो सीखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ी में लिखना बोलना, क्या आप देखते हैं? सर, जितना मैं काम करती हूँ उस हिसाब से ऐसा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो बिल्कुल नहीं शर्माते हैं अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को लेके। वो देखना, सुनना, लिखना सब पसंद करते हैं। लेकिन अभी जो शहरी क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो और शहर में जाके बसते हैं, उन लोग कोशिश करते हैं कि वो अपना छत्तीसगढ़ी ना भूले। वैसे लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है वो वैसे लोग हैं। अभी पूर्णतः जो हिंदी वाले हैं, जो भले ही मूलतः छत्तीसगढ़ी हैं लेकिन हिंदी वाले हैं, वो अपना नहीं पाए हैं। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और जो असल में है हमारी ऑडियंस, जो ऐसा पसंद करती है छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी बोलना या देखना,
वो वैसे ही है जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो अपने मूल से जुड़े हुए हैं वही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा ही है कि कोशिश करते रहने से शायद उनको फील हो लगे जो कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा का, हमारे राज्य का हम प्रमोट कर सकते हैं, वो कुछ उसमें कमी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा को लगेगा प्रमोट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। और ये मुझे जानकर या मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको अच्छे परिणाम दिख रहे हैं, लेकिन काम करना अभी बहुत बाकी है। एक छोटी सी घटना जो मुझे अचानक याद आई, बड़े पत्रकार हैं, शायद सुंदरलाल चतुर्वेदी नाम है उनका, छत्तीसगढ़ के बड़े श्यामलाल चतुर्वेदी। देखिए, सौभाग्य ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक दिन अनायास वो जांजगीर से होकर के निकल रहे थे और कोई उनको पहचानता था और उनको अचानक कॉलेज में बुलाया गया और वो आए व्याख्यान देने के लिए। कोई प्लान कुछ नहीं था बस, और कॉलेज में जितने बच्चे उस समय उपलब्ध थे सबको पकड़ लिया और उनका व्याख्यान हमने सुना। उन्होंने कुछ बातें कही, उनमें से एक बात जो मुझे कौंध करके याद आई अभी, वो ये थी, उन्होंने बताया कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो, और छत्तीसगढ़ शुक्ल उनका परिवार इतना बड़ा आज है, वो संविधान निर्मात्री सभा के भी सदस्य थे। और एक प्रसंग उन्होंने जो चतुर्वेदी जी ने बताई कि जब, क्योंकि हमारा संविधान हमारा मूलता तो है नहीं, बहुत सारे संविधानों को पढ़ करके डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में इस संवाद वो बनाया गया, तो एक अमलगेशन है, वो बहुत सारे लोगों को जोड़ करके बनाया गया। तो उसमें कोई एक विशेष प्रसंग आता है जिसमें ना उस भाषा का एक सही शब्द हिंदी का नहीं मिल रहा था, जो भारतीय शब्द नहीं मिल रहा था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने उस सभा में कहा था कि खोज लीजिए, 3-4 दिन तक आपको कुछ मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो बताना, मैं छत्तीसगढ़ी में उसका आपको शब्द बताता हूँ। और उन्होंने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ी भाषा में एक ही चीज के इतने सारे शब्द हैं, या जो सामान जो है, या शरीर के अंग जो है, या जैसे सूपा है, वो सूपा के 4 अंग, या जो सुपेली है, या जो कोई भी छोटे छोटे जो घर में सामान रखने के जो यंत्र हैं, तो बोले इतने शब्द हैं, इतनी समृद्ध है, मैं आपको बताता हूँ। तो आप भाषा पर बहुत काम करते हैं संजीव भैया, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का जो भाषा का जो स्थिति है राज्य भाषा के रूप में, या और जो उसको क्या कहें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में, तो आपका विचार क्या है? आपका क्या कहना है इस विषय में कि भविष्य क्या है हमारी भाषा का, जो इतनी समृद्ध है, जिसमें प्रथम संविधान सभा तक के सदस्य छत्तीसगढ़िया रहे हैं? अगर मैं इसमें घुस रहा हूँ, आपसे निवेदन करूंगा कि अभी जो रविशंकर शुक्ल वाला जिक्र कर रहे थे मनीष जी, उसकी वास्तविकता आपको मालूम है, आपने किताब भी लिखी है उसके ऊपर में, घनश्याम सिंह बकौर गुप्ता जी, तो उसको आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी धन्यवाद अशोक भैया। हाँ मनीष जी, मैंने क्या है, जो संविधान सभा था, जैसे संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के भी कुछ वरिष्ठ लोग थे और बड़ा योगदान था छत्तीसगढ़ का कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, जिसमें छत्तीसगढ़ के घनश्याम सिंह गुप्त जी थे, जो हिंदी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। इस बात को बिसरा दिया जाता है कि इतने बड़े व्यक्ति मेरे दुर्ग शहर के थे। वो 40-45 लोगों की जो हिंदी ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त थे। और घनश्याम सिंह गुप्त जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी भी बहसें की, या छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो संविधान के निर्माण में अंबेडकर जी के साथ और दूसरे राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो बहसें की, उन सब का सार और घनश्याम सिंह गुप्ता जी के
कॉन्स्टिट्यूशनल अवदान के ऊपर मैंने एक बायोग्राफी टाइप की एक किताब लिखी है। 2-3 महीना पहले सीएम साहब ने उसका विमोचन किया है। इसी बात का उल्लेख अशोक भैया कर रहे थे। तो खैर वो रविशंकर शुक्ल जी भी लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आते रहे और आपने जो बात कही वो भी उल्लेखनीय है। आपने जो प्रश्न किया उस पर मैं चर्चा करता हूं। सरकारी तौर पे मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद जो मध्य प्रदेश के सारे कानून थे वो कानून छत्तीसगढ़ पे लागू हुए। तो मध्य प्रदेश की जो राजभाषा अधिनियम, मध्य प्रदेश का जो राजभाषा अधिनियम था उसको हमने एज इट इज अंगीकार कर लिया। उसमें हिंदी भाषा प्राथमिक भाषा थी, मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी थी, हमने उसको अंगीकार कर लिया। जब छत्तीसगढ़ी की अस्मिता पे और छत्तीसगढ़िया लोगों ने कहा कि भैया छत्तीसगढ़ राज्य भी इसीलिए बना, सीपी एंड बरार के जो उल्लेख आपने किया ना, तो रविशंकर जी हम लोग सीपी एंड बरार के अंग हैं। सीपी एंड बरार के विधानसभा में उस समय सीपी एंड बरार में जो मुख्यमंत्री होता था उसको वो लोग प्रधानमंत्री कहते थे। तो वहां जो विधानसभा था, विधानसभा में भी जो बहसें हुई है वो कुछ छत्तीसगढ़ी में भी हुई। वो डेटा अभी मेरे को मिल नहीं पाया है, मैं नागपुर असेंबली से मांग रहा हूं। उसका दूसरा वॉल्यूम मेरे को मिला है, जिस दूसरे वॉल्यूम में बंगाली और मराठी और हिंदी के बीच में वहां कुछ बहसें हुई। वहां नागपुर के जो लोग थे उन्होंने मराठी में बहस किया और जो मध्य प्रदेश के लोग थे उन लोगों ने हिंदी में बहस किया। तो घनश्याम सिंह गुप्त जी ने उस समय में 1937 में हिंदी में बहस, जबकि उस समय अंग्रेजों का राज था और जो विधानसभा की भाषा थी वो अंग्रेजी थी, उसके बाद भी उन्होंने उस विधानसभा में हिंदी का प्रयोग को की स्वीकृति दी थी। और गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में इस बात को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उस समय में रविशंकर शुक्ल जी जैसे लोग वहां छत्तीसगढ़ी बोलने लग गए थे। वो पहला वॉल्यूम में उसका उल्लेख है। तो खैर यहां से अपन शुरू करते हैं। और इतिहास की बात अगर हम करें तो 1-1.5 साल पहले से हमारा एक ऐतिहासिक शिलालेख नहीं, कास्ट लेख है जो दंतेवाड़ा में है, जिसको पहला छत्तीसगढ़ी का शिलालेख कहा जाता है। तब से हमारी भाषा आगे बढ़ रही है और राज्य बनने के बाद 2007 या 10 में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, वो भी द्वितीयक भाषा के रूप में। पहली भाषा अभी भी हिंदी है, दूसरी भाषा छत्तीसगढ़ी है। जबकि छत्तीसगढ़ बोलने से ही सिद्ध हो जाता है कि हम लोग एक स्पेशल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ी प्राथमिक भाषा होनी थी। खैर जो भी हुआ, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन इसलिए किया गया कि वो जो राजभाषा अधिनियम हमारा है ना, वो राजभाषा अधिनियम में ये बात कही गई है। चूंकि मैं बीइंग एन एडवोकेट इस बात का विश्लेषण भली भांति करता हूं और जानता हूं कि उस राजभाषा अधिनियम में ये बात कहा गया कि जिस दिन पूरे प्रदेश के लोग और प्रदेश की का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस भाषा को प्रयोग करने में माहिर हो जाए, सक्षम हो जाए, उस दिन छत्तीसगढ़ी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और ये राजभाषा बन जाएगी। इसके लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया, मात्र इसी के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया। जबकि राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास के लिए काम कर रही है। जबकि आप अनम्यूट हो गए। आप प्रयास सारा अपना वो घोड़ा कंटोपा एक ही तरफ लगाना है कि इसको राजभाषा कैसे बनाया जाए। इसके लिए प्रयास हमारी अब चूंकि नया राज्य है, समझने वाले लोग हैं नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं जी। जो अधिनियम है वो स्पष्टतया कहता है
कि राजभाषा आयोग के इसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद यह राजभाषा बिल्कुल बन सकती है और दूसरे राज्यों में उनकी भाषा राजभाषा है। आज न सही कल बनेगी। एक और मांग अक्सर छत्तीसगढ़ियों के द्वारा आती है कि हमको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तक्षक जी जानते हैं कि जब भोजपुरी राज्य 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुआ है तो हम छत्तीसगढ़ी वाले इतनी जल्दी मांग कैसे कर सकते हैं। मांग करते रहिए, एक दिन निश्चित है भोजपुरी हमारा का 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा और छत्तीसगढ़ी को भी किया जाए। पहले हम परिपक्व तो हो जाएं। आज आपको बहस करने की जरूरत पड़ रही है, हमको जताने की जरूरत पड़ रही है कि हमारा साहित्य एकदम बड़ा समृद्ध है, हमको बताने की जरूरत पड़ रही है कि हमारी भाषा समृद्ध है। ऐसे बताने की आवश्यकता जिस दिन हमको नहीं पड़ेगी, आज भोजपुरी के बारे में हमको बिल्कुल लगता है कि हाँ, भोजपुरी का साहित्य समृद्ध है, भोजपुरी भाषा समृद्ध है। इस स्थिति में आ जाएंगे तब हम 8वीं अनुसूची की बात करेंगे जी। तो वो मेरे ख्याल से इतना ही। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा संजीव जी कि मुझे ये लगता है कि यदि हम इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि रेल छूट जाए क्योंकि मातृभाषाओं की स्थिति विश्व भर में बहुत दुर्गति पर है। बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात। इसलिए हमें आज से जागना पड़ेगा और जैसे भूखा बच्चा चिल्लाता है माँ से स्तनपान के लिए, वैसे चिल्लाना पड़ेगा, तब होगी। यदि चुप बैठे रहे तो भूखे ही रह जाएंगे, ये मातृभाषा अपने हाथ से निकल जाएगी। जी यही बात राजस्थानी मातृभाषा के संवाद में भी उभर करके सामने आई थी कि राजस्थानी भाषा को भी अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि वह भी कितनी समृद्ध भाषा और बड़े क्षेत्र की भाषा है। तो यह बात तो है। तो आभार संजीव भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही और हमको अवगत कराया कि कहाँ हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में, प्रशासनिक रूप में हम अभी कहाँ खड़े हैं। तो वापस मैं अशोक तिवारी जी के पास आना चाहूंगा, जिन्होंने चिंता जाहिर की अपने पहले दौर में कि भाषा का माहौल जब तक नहीं बनेगा तब तक भाषा बचा पाना मुश्किल है। तो विचारों को समेटते हुए आदरणीय अशोक तिवारी जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। आपने अभी तक बातें, ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही सुनी, तो आप के हिसाब से कैसे हम भविष्य को संरक्षित कर सकते हैं? कुछ सारगर्भित विचार आपके। मैं फिर वही बात को दोहराऊं, जाए तरीके बहुत से हो सकते हैं। मॉड्यूल्स हमारे पास तैयार है जिसके आधार पर हम काम करके छत्तीसगढ़ी को हमारे जीवन में किस तरीके से अधिक अंगीकार कर सकते हैं। अब जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करें, तब तक उसके बचने की जो है ना वो शंका बनी रहेगी। क्योंकि पहले थी सिर्फ इसलिए थी कि वो हमारे जीवन से जुड़ा था जी। अब हमको चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि हम उससे जीवन से हमने उसको अलग कर दिया है। देखिए, ये अभी 8वीं सूची की बात हो रही थी, आदरणीय तक्षक जी बोले, संजीव जी नहीं बोला, ठीक है, ये तो एक मुगालता है भाई। यदि 8वीं सूची में नहीं हुआ तो उससे क्या नुकसान होने वाला है। एक उदाहरण है, मैं मिनीकाय नाम की एक जगह पे मैंने फील्ड वर्क किया हुआ है। छोटी सी आबादी उस समय 7,000 लोगों की हुआ करती थी। वहां एक भाषा बोलते हैं, इसका नाम है महल, MAHL, महल। उनकी एक अलग लिपि भी है, ताना, दिवही ताना कहते हैं उसको। उसकी वो लोगों के पास अपनी खुद की किताब है, उसको पूरे गांव वाले लिए सीखते हैं, उसी में बातें करते हैं। उन्होंने दिवही सीखी हुई, वो चूंकि राज्य की भाषा मलयालम है, वो मलयालम जानते हैं, और चूंकि हिंदुस्तान में काम करते हैं हिंदी अंग्रेजी भी जानते हैं। तो इन तमाम जो उनके पास समझ लीजिए कि आघात आते रहे हैं विदेशी भाषाओं का, बाहरी भाषाओं का, उन सबके चलते भी उन्होंने अपने आप को इतना इक्विप करके रखा हुआ है कि दिवही भाषा अब तक बनी रही है। हम लोग तो 3 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर लोग हैं। हम लोग को कुछ नहीं करना है, केवल अपने आप को छत्तीसगढ़ी में ढालना है। मतलब जिस रास्ते से हम हट गए थे उस रास्ते में हमको चलना फिर से शुरू करना है। जब बघेल साहब मुख्यमंत्री बने थे तो सब मेरे जैसे कुछ जो जरा अति उत्साही लोग हैं, वो लोग ये उम्मीद करते थे कि बघेल साहब छत्तीसगढ़ी में ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी राजभाषा भी है यहाँ की। तो नहीं लिया उन्होंने, और बाद में अधिकारियों द्वारा ये उसमें बहाना दिया गया कि चूंकि छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, इसलिए उसमें शपथ नहीं सकते, जबकि कानून ऐसा नहीं है। उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां उस राज्य की कोई भी भाषा हो उसमें वो शपथ ले सकता है। उसके कुछ हफ्ते पहले ही जोराम थांगा साहब मिजो के मुख्यमंत्री बने थे
और उन्होंने मिजो में भाषा में शपथ ली थी। मिजो 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। तो हम लोग खुद नहीं जानते कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमको अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भाषा आगे बढ़े। तो इन दोनों ही हर्डल्स को जब तक हम लोग पार नहीं पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमको सबको जुड़ जाना है। जब तक हम लोग अपने जीवन को छत्तीसगढ़ी से ज्यादा नहीं जोड़ेंगे तब तक हम छत्तीसगढ़ी बारे में चिंतन करना छोड़ दें। मुझे ये बात और बल तब मिली जब मैं आप्रवासियों के बीच में गया हुआ हूँ। वो अभी भी नागपुर के लोग हों, टाटानगर के लोग हों, चाहे गुवाहाटी या डिब्रूगढ़ के लोग हों, चाहे अगरतला के आसपास रहने वाले, अभी भी अपने घर में छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। बाहर भले वो बंगला में, असमिया में और मराठी में उनका बातचीत होता रहा। वो हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान के बतौर उस भाषा को बनाए रखा है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, विज्ञान वाले कहते हैं कि सारी ताकत तो नाभि में होती है, न्यूक्लियस में, बीच में, केंद्र में। और समाज विज्ञान कहता है कि जो ताकत है पेरीफेरी में होती है, वृत्त में, क्योंकि वृत्त वाले को डर रहता है कि कोई आके आक्रमण कर देगा। तो ये जो बाहर छिटक के लोग प्रवासी है ना, वो लोग इसीलिए भाषा को संभाल के रखे हुए, उनको हमेशा ये डर सताता रहता है कि कोई आके उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को नुकसान न पहुंचा दे। इस भय ने शायद उनको ये शक्ति दी है कि वो उसको बचाएं, या हो सकता है कि उनके इनहेरेंट में ये नीड नहीं हो कि हमारी ये पहचान है, हम इसको बना के रखें। मैं जितने बार भी ऐसा चाहता हूँ, कुछ नए लोगों से मिलता हूँ, मैं सोच के चलता हूँ कि आदमी बिल्कुल छत्तीसगढ़िया नहीं होगा। मुझे मेरे परिचित लोग जब ले जाते हैं तो मैं बड़ा नाराज सा रहता हूँ कि मुझे मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, कहाँ मुझको ले आए बिठा के। मुझे बहुत खुशी होती है कि अंत वो आदमी छत्तीसगढ़ी निकलता है और बड़े खूबसूरती के साथ मेरे छत्तीसगढ़ी में वार्तालाप करता है। तो कहीं न कहीं हमको अपने मन से भाषा को जोड़ना पड़ेगा, और जब तक हम अपने शरीर में, अपने जीवन में इसको नहीं डालेंगे, तब तक हमारी भाषा के संरक्षण के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। जी, उपयोग ही भाषा को बचा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इतना कहना चाहूंगा कि लग्जमबर्ग में रहते हुए एक संयोग बना कि जांजगीर जिले के 2 और मेरे साथी वहां पर अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, एक गांव हरदी से और एक शिवरी नारायण से। तो हम 3 मिल गए हैं। तो हम 3 क्या करते हैं कि समय निकाल करके कभी अंगाकर रोटी बना के खाते हैं, तो कभी इड़हर खाते हैं, और छत्तीसगढ़ी में ही बात करते हैं जब हम मिलते हैं। कोई हमारा अवधी बिहारी साथी मिल जाए तो फिर हम लोग छत्तीसगढ़ी बंद नहीं करते, क्योंकि वो समझता है और वो चाहे तो अपनी भाषा बोल सकता है, चाहे तो हिंदी। तो मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, ये पेरी फेरी में जो हम लोग हैं ना, ये हम लोगों को मोह एक है और डर एक है कि भूल न जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब अंगाकर बने घर में उसका फोटो डालता हूँ, आजकल तो व्हाट्सएप में सब जुड़ते हैं, तो मुझे वहां से कई बार ऐसा संदेश मिलता है कि मेरे चाचा, मेरे मामा को ये बोलते हैं कि हमन तो ये रही के 6 महीना हो गए अंगाकर नहीं खाए, वहां कैसे खा था। तो ये बात जरूर है। अभी जो बोरे बासी अभियान जो हुआ उसमें भी बैठ करके बासी खाने के बाद वो आमना जी को, मैंने मीर अली साहब की बेटी है वो, उनको भेजा था मैंने वो। तो ये बड़ा अच्छी से बात है कि वो उन्होंने उसको प्रश्रय दिया और मुख्यमंत्री ने उसका मुख्यमंत्री कार्यालय से भी वो ट्विटर पे डाला गया। तो मुझे लगता है कि हम लोग बाहर रहते हैं ना, तो वो मोह, वो याद और वो डर, तो उपयोग ही इस चीज को बचा सकता है। बहुत बहुत सारगर बात आपने कही, मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ। नेहा जी आपका भी बहुत आभार मानता हूँ। अशोक, संजीव भैया आपका भी बहुत आभार मानता हूँ। और अब मैं आना चाहूंगा, मुझे लगता है सरला जी हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, हमको संदेश मिला है उनका कि आज शायद उनका सम्मान है, तो वो खुद उस कार्यक्रम में व्यस्त हो जाने की वजह से शायद वो एक दुर्भाग्य से नहीं जुड़ पा रही हैं। रामा जी शायद आपको भी उनका संदेश मिला होगा। तो विचार तो हमने रखे, बहुत अच्छी बात है। और नेहा कम उम्र की हैं और भाषा पे काम कर रही हैं, तो वो बात भी एक बहुत एक तरह से खुशी देती है, या एक आभास मन में आता है कि नहीं, आगे की पीढ़ी भी जुड़ रही है और ये आग जलती रहेगी। तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोक संस्कृति छत्तीसगढ़ी भाषा के ध्वजवाहक तो मीर अली मीर साहब, मैं आपको नमस्कार करते हुए और आपको यहाँ पर पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हुए आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। आपने हम सबको सुना,
तो आप भाषा को कहाँ देखते हैं, भविष्य क्या देखते हैं, और आपका संदेश क्या है? मातृभाषा छत्तीसगढ़ी हमर माई बोली, हमर भाषा, हमर भाखा बर। बहुत सुंदर बात। जय जोहार। जय जोहार। और सबले पहली तो साझा जन संसार बनाए है नीदरलैंड के एक पटल है, और छत्तीसगढ़ी मातृभाषा के भविष्य के ऊपर अत्यंत अच्छा चिंतन करत हैं। लेकिन अब जान डरो कि हमारे छत्तीसगढ़ी मन चौकस हो गए हैं। चारों डहर आप देखो हमारे छत्तीसगढ़ के नाम जावत है। अभी मोटा अनाज के रूप में भी बहुत हमारे प्रतिष्ठा मिले है। तो मैं अपन बात छत्तीसगढ़ी में कहे में ज्यादा सहज महसूस करता हूँ। कहा अपन बेटी मतलब भी मैं आकाशवाणी में जब समाचार पढ़ी तो छत्तीसगढ़ी में पढ़ी। ये नामना के आप बात करो ना, छत्तीसगढ़ी में अधिकार पूर्वक आकाशवाणी से उन अपन समाचार वाचन करें। और आज भी संस्कार और संस्कृति मोर घर और परिवार में है। तो मैं जब महर्षि अरविंद जिला पढ़े तो उन बहुत पहली कई दिन है कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। तो मैं अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए आपसे हिंदी में वार्तालाप करने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि आज के पटल पर हमारे जो संयोजक सानिध्य हैं राम रक्षक जी नीदरलैंड से हैं, और संयोजन और जिनका संचालन हम देख रहे हैं मनीष पांडे जी भी नीदरलैंड से हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अशोक तिवारी जी जैसे, संजीव तिवारी जी जैसे और नेहा राठौर जी जैसे तीन प्रतिभा संपन्न छत्तीसगढ़ी के लोग इस पटल पर उपस्थित हैं। जब नेहा जी बोलती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में देखना, सुनना और लिखना पसंद है, लेकिन शहरों में वो चीज नहीं है। तो वहीं पर जब संजीव तिवारी जी कहते हैं कि 1937 में, अब कल्पना करिए कि सीपीएन बरार में जब हम थे तब छत्तीसगढ़ी का वहां पर कुछ शब्दों के माध्यम से लोगों ने वार्तालाप किया था, और उन्होंने दंतेवाड़ा के शिलालेख का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि तिवारी जी ने जिन बातों को अपनी उद्बोधन के समय कही कि जीवन और श्रवण ये दोनों में छत्तीसगढ़ी का प्रभाव दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा छत्तीसगढ़ी हो हमारे जीवन में भी और हमारे श्रवण में भी। तो जब जीवन और श्रवण में छत्तीसगढ़ी भाषा आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी भाषा की संपन्नता लोगों के समक्ष दिखलाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आज हमें जीवित भाषाओं के भविष्य पर चिंता करने की आवश्यकता पड़ गई। छत्तीसगढ़ी भाषा एक जीवित भाषा है, करोड़ों लोग बोलते हैं। देश में विदेश में छत्तीसगढ़ी बोलने और सुनने वाले हमको आज दिखलाई पड़ रहे हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूं तो मैं शहरी वातावरण में जब पहुंचता हूं, पूरा जीवन तो मेरा गांव में गया बीता, अभी भी मैं गांव में ही रहता हूं। ये छोटे बोरिया कला के नाम से जाना जाता है, गांव में ग्रामीण माहौल है। आज भी यहाँ हाकर आते हैं सब्जी भाजी दूध लेने बेचने वाले, तो निश्चित सारे लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। तो ये है संस्कार और संस्कृति की धरती। तो जीवित भाषा के बारे में चर्चा हो रही है, तो प्रत्येक समय में आप देखेंगे एक साहित्यिक भाषा होती है और उसके समानांतर अनेक जन भाषाएं बोली जाती है। तो ये साहित्यिक भाषा को संबल प्रदान करने में जन भाषाएं बहुत सहयोग करती हैं। तो यही जन भाषाएं साहित्यिक भाषा को नया जीवन प्रदान कर देती हैं। तो जब हम छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर विचार करते हैं तो यहाँ का जो लोक साहित्य है अत्यंत समृद्ध है। आप आदिकाल से देखें, कबीर पंथ के धर्मदास जी से लेकर 1000 साल पहले छत्तीसगढ़ी के बारे में जब हम पढ़ते हैं उनकी रचनाओं को, तो हमें आभास होता है कि आज से 1000 साल पहले भी हमारी भाषा हमारे साहित्य के प्रति लोगों के मन में भावनात्मक लगाव रही है। और व्याकरण के दृष्टिकोण से भी हम संपन्न रहे हैं। 20वीं सदी में हमारे पास छपा छुपाया व्याकरण आ गया था। तो भाषा की संपन्नता और सुघड़ता के कारण
छत्तीसगढ़ी भाषा का भविष्य हमें बहुत उज्जवल दिखलाई पड़ता है। बोलने और समझने की परंपरा में देखता हूँ को जब गांव के लोग शहर में आते हैं तो शहर में अन्य प्रांत के लोगों के हाथ में सारा व्यापार है, माने धनी लोग संपन्न हैं और जो किसान है उनके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। तो मजदूरी करने वाला जब संपन्न लोगों के यहाँ आता है तो वो संपन्न व्यक्ति उस मजदूर से छत्तीसगढ़ी में बात करने का प्रयास करता है। माने ये है संपन्नता का प्रतीक। गांव से शहर में, बाजार में, बड़े बड़े दुकानों में हम जाते हैं तो छोटे गांव के जो लेन देन करने वाले आते हैं उनसे व्यापारी लोग छत्तीसगढ़ी में इतने अच्छे से बात करते हैं, व्यापार के करते तक। जहां व्यापार उनका पूरा हुआ, अपने घर पहुंचे तो उनकी अपनी मातृभाषा वहां पर काउंट होने लगती है। तो भाषा का प्रचार तो हो रहा है और भाषाई दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी की संपन्नता को कोई भी सेकंड स्तर पर नहीं नाप सकते। तो भाषा और साहित्य एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, इसीलिए किसी भी भाषा के साहित्य का विकास भाषा के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जिस ढंग से हमारे विद्वत जनों ने अभी अशोक तिवारी जी ने, संजीव तिवारी जी ने और नेहा जी ने अपनी बात रखी, तो ये साहित्य के प्रति लोगों के मन में रुझान पैदा करने इतना अच्छा लेख आ रहा है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेट में भी हम देख रहे हैं, तिवारी जी को भी हम पढ़ते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियापन का अभाव है। मुझे तो पूरा ग्रामीण परिवेश में जाता हूँ तो आपको ताज्जुब होगा कि मेरे पहुंचने से पहले मेरी कविताएं वहां पहुंच जाती हैं। कुछ कुछ कविताएं तो इतनी है कि लोग खड़े होकर बोलते हैं वो कविता अभी बचे है। तो ये है, गांव में आप जाएंगे तो गांव के लोग सुनना भी पसंद करते हैं, समझना भी पसंद करते हैं और जानते भी हैं। लेकिन क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा का प्रसार प्रचार नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें अपने भाषा के प्रति थोड़ा सा उदार भाव रखते हुए शासन से निवेदन मैं करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ी में आप जितने भी रचनाकार हैं, बहुत गद्य भी हैं हमारे पास, उपन्यास भी हैं, एकांकी, नाटक, कितने लेख, कितना भंडार, कितना संपन्न है हमारा साहित्य। फिर प्राथमिक विद्यालय में हमारी शिक्षा का केंद्र क्यों नहीं बन पा रहा है? अब देखिए, गांव में जो बच्चा पैदा होता है छत्तीसगढ़ के, तो अपने माता पिता के संपर्क में आने के पहले जब माता के गर्भ में रहता है तो उसके गर्भ में उसको संस्कार मिल जाता है। मुझको छत्तीसगढ़ी अपनी माता के दूध के साथ मिला है। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी माँ ऐसे गांव से बिलोंग करती है जहां पर आज भी छत्तीसगढ़ी का ही वातावरण है। और मेरे परिवार में आज भी मैं मोबाइल से बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ी में ही मेरे संवाद एक दूसरे से हम लोग करते हैं। ये मेरे परिवार और घर के लिए ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ छत्तीसगढ़ी में मेरे परिवार में मैं अपने बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ी में बात न करूं। काम करने वाले मेरे यहाँ आते हैं तो उनसे भी छत्तीसगढ़ी में बातचीत होती है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। यहाँ के लोग अपनी भावना को छत्तीसगढ़ी में व्यक्त करने के लिए उद्यत दिखलाई पड़ते हैं जी। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जब भी कोई मुझसे मिलते हैं तो छत्तीसगढ़ी में बोलने का प्रयास करते हैं। मैं यदि हिंदी में बोल देता हूं तो वो मेरे को टोक देते हैं, ये छत्तीसगढ़ी में कहा बनने को क्या था। कई बार तिवारी जी से बात हुई मेरी तो छत्तीसगढ़ी में बने को क्या था, तो अपन बात लो हिम छत्तीसगढ़ी में करबो। अभी आपने इस पटल में भी देखा कि हम जब तिवारी जी से जुड़े, चाहे संजीव तिवारी हो चाहे अशोक तिवारी हो, नेहा जी को तो मैं पहली बार देखा इस पटल के माध्यम से। तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो अपने भाषा के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और समाज में संदेश जाने के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी भाषा पूरी देश और दुनिया में अपनी संपन्नता को लेके आए। बस यही प्रयास हमें करना है कि अभी जो चर्चा हो रही थी राजभाषा आयोग के गठन में, तो राजभाषा आयोग के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ी बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब बताइए, किसी भाषा को बोलने के लिए ट्रेनिंग देने से क्या भाषा संपन्न हो सकती है? जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे,
तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े अधिकारी के साथ हमारे रविशंकर विश्वविद्यालय में जो MA छत्तीसगढ़ी के छात्र हैं उनको अटैच किया जाए और उनसे संवाद किया जाए। तो संवाद के माध्यम से ही आप भाषा को समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की संपन्नता के लिए शासन भी प्रयास करे। हमारे गांव और शहर के लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर प्रयास नहीं होने के कारण थोड़ी तकलीफ हो रही है। बस यही संदेश है कि हमारी इस संपन्न भाषा को देश और दुनिया में भेजें और 8वीं अनुसूची में लाने का प्रयास लगातार जारी रहे। जी, बहुत बहुत आभार मीर अली साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और एक मन को खुशी इस बात से होती है कि आपके स्तर पर काम करने वाले लोग और आप भाषा के ध्वजवाहक हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको ऐसा लगता है कि भाषा पर आपका बहुत ही सकारात्मक विचार है, तो वो तो एक खुशी की बात है ये हमारे लिए। और आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। और सबके विचारों से यही है कि सावधान तो थोड़ा रहना होगा शासन की तरफ से। जैसे मैंने जितना जाना है कि राजभाषा आयोग बना, लेकिन वर्तमान में तो उस राजभाषा आयोग का कोई अध्यक्ष भी नहीं है पिछले 2-3 सालों से। तो ये तो खाना पूर्ति की काम है। तो शायद शासन से थोड़ा भाषा के संवर्धन के लिए काम और होना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां पर वो निष्ठा की कमी है। भले भूपेश बघेल खाँटी छत्तीसगढ़िया हमारे हैं, लेकिन थोड़े से मुझे लगता है वहां पर भी हमारे संकल्प की थोड़ी कमी है, या निष्ठा की थोड़ी और काम करने की गुंजाइश तो है। तो मुझे सरला जी तो हमारे कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए व्यस्तता के कारण, और व्यवधान आया। तो रामा तक्षक जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनका जो संदेश हमको मिला है कार्यक्रम के लिए, कृपया आप उनकी ओर से वो संदेश हम सबके लिए सुनाएं। जी, बहुत बहुत आभार मनीष जी। पहली बात तो ये मैं बताऊं कि मुझे आज इस संवाद में, इस आयोजन में जो हमारे साथ विद्वान जुड़े हुए हैं, जो विभूतियां हमारे साथ हैं, उनसे जो जानने और सीखने को मिला वो बड़ा अद्वितीय रहा। और मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा की स्थिति को जानने में और उसके प्रति उनके बिंदुओं को जानने में, और वो बहुत सुंदर सुदृढ़ भाषा है। और मैं सोचता हूँ कि इस बारे में काम होते रहेंगे। इसी के साथ मैं सरला जी, श्रीमती सरला शर्मा जी, जो आज हमारे साथ जुड़ने को थी, लेकिन उन्हें कोई लायन क्लब की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। इस कारण उन्हें बहुत संकोच के साथ अपना संदेश भेजा है कि मैं यहाँ इस आयोजन से जुड़ना चाहती थी, लेकिन मेरी व्यवस्था है ना जुड़ने की, लेकिन आप ये मेरा संदेश पढ़ दें। तो उन्हीं के शब्दों को, लिखे हुए शब्दों को मैं पढ़ रहा हूँ, सरला शर्मा जी के। भारत विविध भाषा भाषी राष्ट्र है। भारतीय भाषाएं मूलतः आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जिसमें व्यंजना, लक्षणा और प्रतीकात्मक शक्ति की बहुलता है। जो संस्कृत से आई हैं वही संस्कृत, जिसे हम देव भाषा कहते हैं। भारत की सभी भाषाओं का चिंतन, आस्था और आध्यात्मिक विश्वास समान है। यही वह मूल कारण है जो कि अनेकता में एकता को रेखांकित करता है। कहते हैं, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। इस तरह विशाल भूभाग में निवास करने वालों की भाषा बोली में अंतर स्वाभाविक है। भारत के हृदय स्थल में स्थित मध्य प्रदेश, जिसकी भाषा है हिंदी, स्मरणीय यह भी तो है कि सन 2000 में एक नए राज्य का गठन हुआ, जिसका नामकरण हुआ छत्तीसगढ़। यथा नाम इसकी राजभाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ एक और महाराष्ट्र से, एक और उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनसे लगे क्षेत्रों की भाषा में मराठी और उड़िया के शब्द घुल मिल गए हैं। छत्तीसगढ़ी की लिपि देवनागरी ही है। पृथक राज्य बनने के पहले छत्तीसगढ़ी साहित्य की रचना प्रक्रिया धीमी थी। दूसरे तब लोग 39 वर्ण का उपयोग करते थे। निश्चय ही बस्तर की बोलियां गोड़ी, बस्तरी, हल्बी आदि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।
इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। वर्तमान संदर्भ में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का पद प्राप्त है। स्कूलों में छत्तीसगढ़ी पढ़ाई जाने लगी है। यद्यपि संपूर्ण पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ी में अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस दिशा में प्रयास जारी है। वर्तमान दशा की बात करें तो छत्तीसगढ़ी में हिंदी की वर्णमाला के 52 वर्णों की स्वीकृति मिलने लगी है। साहित्यकार अपनी रचनाओं में 52 वर्णों का प्रयोग करने लगे हैं। यह सुखद परिवर्तन है जो छत्तीसगढ़ी भाषा को विस्तार देगा। छत्तीसगढ़ी का अपना व्याकरण है। छंदबद्ध, छंद मुक्त पद्य रचना हो रही है, तो गजल, हाइकू जैसी आधुनिक शैलियों को अपनाया जाने लगा है। गद्य साहित्य में गद्य की सभी विधाओं पर लेखकों की कलम चलने लगी है, जो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ी के संयोजन, संपादन, संशोधन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने और उसे विस्तार देने में संजीव तिवारी के गुरुतर goat.com के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। छत्तीसगढ़ी को संसार के अन्य देशों में निवासरत लोगों का समर्थन मिलने लगा है, जो आश्वस्त करता है कि निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को उपयुक्त स्थान मिलेगा। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी। सरला शर्मा। तो ये था सरला शर्मा जी का वक्तव्य जो मैंने आपको पढ़ा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों से बहुत सारी बातें आज जानने को मिली, और ये एक बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ये कहूँगा कि मुझे एक बड़ी आशावादी बात लगी जो छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों मीर अली साहब को सुनकर, अशोक जी को सुनकर, संजीव जी को सुनकर, और खास करके नेहा जी को सुनकर जो बहुत युवा है। मैं पिछले 2-3 जो हमने आयोजन किए, उन आयोजनों के दौरान हमें ये लगा कि विश्व भर में जितनी भी मातृभाषाएं आज प्रयोग में हैं, उपयोग में ली जा रही हैं, और उनकी स्थिति अगले 100 साल में क्या होगी, ये एक चिंतन कर, शोध कर, और ये लगता है आंकड़ों से कि शायद अगले 100 वर्षों में हजारों मातृभाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। ये एक हमारे लिए चिंता का विषय था, विशेषतः मेरे लिए। इसीलिए हमने इन आयोजनों की शुरुआत की। और जैसी कि बात बताई मीर साहब ने भी, और आपने अशोक जी ने एक बात की कि भाषा तो नाभि की होती है, और वो एक बहुत आप ये देखेंगे जीवन के दर्शन से जुड़ी हुई बातें हैं ये, और मातृभाषा वहीं का स्रोत भी वहीं है। तो इस संदर्भ में मैं आगे बढ़ता हूं, और मैंने सुना कि लगभग 2 करोड़ लोगों के राज्य में ये भाषा बोली जाती है, और बाहर भी, जैसा कि अशोक जी ने बहुत विस्तार से बताया, प्रवासी लोग जिनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। नेहा जी ने भी बहुत छोटी छोटी और निचोड़ की बातें बताई, और भाषा को संरक्षित करने के प्रयास जो वो कर रही हैं सोशल मीडिया पे, वो वाकई धन्यवाद की पात्र हैं इसके लिए। और जो बात उन्होंने बताई कि जो गांव के लोग आते हैं शहर, उन्हें लाज आती है, शर्म आती है अपनी मातृभाषा को बोलने में, तो मुझे लगता है कि इस विषय में हमें थोड़ा सा जागरूकता से थोड़ा काम करने की जरूरत है, प्रोत्साहन करने की जरूरत है, और ये जो विश्वास दिलाने की जरूरत है, ताकि व्यक्ति अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सके साहस के साथ। और कोई जरूरी नहीं है कि ये बहुत व्यापक स्तर पे शुरू हो, व्यक्तिगत स्तर पे शुरू होगा तभी ये बात बन पाएगी, तभी आदमी अपनी मातृभाषा का उपयोग करने में उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो अवश्य करेगा, ये तय है। मैंने भी जब यहाँ डच सीखी, मेरे ख्याल से इनको भी बहुत अच्छी आती होगी, मनीष जी को डच सीखी, तो भी मुझे यहाँ मैं जब बोलता था तो मैं तो नो सीखिया था, हमारे वो लोग तो मातृभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो तब भी ये लोग डच लोग मुझे बड़े प्रोत्साहित करते थे कि आप बोलिए, क्योंकि मेरी मातृभाषा नहीं थी। तो मैंने जो डच बोलना सीखा उसमें डच लोगों का के प्रोत्साहन का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरीके से मैंने इटालियन भाषा सीखी, तो उसमें भी इटालियन लोगों के प्रोत्साहन का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी तरीके से हमें अपनी मातृभाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भी हमें इस ओर प्रयास करने होंगे, और जो लोग बोल रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। एक बहुत बहुत छोटा सा प्रयास है और हम कर सकते हैं, तो हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
संजीव तिवारी जी ने वकील होने के नाते बड़े कानूनी बातों को उन्होंने रेखांकित किया और हिंदी की प्रतिद्वंद्विता के बारे में भी बताया। लेकिन मेरी जहां तक समझ है, विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं और हमें भाषाओं को प्रतिद्वंदिता के रूप में ना लेकर के की सोच के नहीं सीखनी चाहिए। वो हमें इसलिए सीखनी चाहिए कि वो हमारे काम आ सकती हैं। आप जितनी भाषा सीखेंगे, जितने बहुभाषी होंगे, वो उतना ही आपके काम आएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए प्रतिद्वंदिता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है, जो उसका रस है, जो अभिव्यक्ति वो दे सकती है, जो छोटे छोटे लोगों की मुहावरे हैं, जो कहावतें हैं, वो जितना सार गर्भित होती हैं, जैसा कि मीर अली साहब ने बताया, भी कबीर साहब की भी बात की थी आपने, तो ये बहुत जरूरी है कि वो आगे चलें। और आपने एक बात और बहुत अच्छी बताई संजीव तिवारी जी, कि आपने कहा कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को, अपने बालकों को मातृभाषा में प्रवीण करें। और इस बात पर मनीष जी ने भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और हमें हीन भाव से निकलना होगा, ये बहुत बहुत जरूरी है। और आपने एक वो गीत का स्वर जो मीर अली साहब का है, ताता छो, हालांकि मुझे ज्ञान बहुत कम है इस मामले में, लेकिन ये जो स्वर हैं कायदे से ये हमारी देह की ऊर्जा से जुड़े हैं। और हमारी देह और अस्तित्व के बीच भाषा बहुत बड़ा आधार लिए खड़ी है, बहुत बड़ा आयाम है उसका, और वही देह और अस्तित्व की जोड़ है मातृभाषाई। तो मुझे बड़ी अच्छी बातें जानने को मिली, और ये बहुत सुंदर लगा कि गूगल का कीबोर्ड भी 36 भाषा का आज उपलब्ध है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और प्रचुर मात्रा में ये भी बात जानने को मिली कि छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य भी लिखा जा रहा है। हाँ, जहां तक एक बात की आपने बात की अनुवाद की, कि अनुवाद होना चाहिए, तो ये मैं साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में जब हमारी भारतीय भाषाओं और उसमें लिखे गए साहित्य को देखता हूँ, तो ये एक बात, पहली बात उभर के आती है कि हमारे यहाँ साहित्य को सभी भारतवासियों के सामने लाने के लिए अनुवाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं ये देख भी रहा हूँ कि प्रवासी साहित्य में भी जो साहित्य हम देखते सुनते हैं और यहाँ हमारे आंखों के सामने होता है, वो हमारी भी जिम्मेदारी है प्रवासियों की, कि वो भारतीय साहित्य में भी आए, उन बातों को हम लेके आए। मैं इसी क्रम में एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जब मैं पिछली बार सितंबर में पेरूजा में था अपनी पत्नी के साथ, तो मुझे वहां एक पुस्तक मिली, और वो पुस्तक का शीर्षक है भारतीय पत्र, लेटरे इंडियाने इटालियन में। और वो पत्र लिखे गए हैं एक नाविक द्वारा जो फ्लोरेंस में पैदा हुआ था 1540 में, और वो 1583 में भारत आया था। और 1583 में भारत आने पर उसने मेरे ख्याल से 30-35 चिट्ठियां लिखी हैं, और ये पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है जो 1942 में छपी। और उस पुस्तक में उसने कोचीन में आकर के अपनी बहन फ्लोरेंस के ड्यूक को और अपने मित्रों को और विशिष्ट व्यक्तियों को उन्होंने पत्र लिखे हैं। और जब मैं उन पत्रों को पढ़ता हूं तो बड़ी अच्छी एक बात उभर के आती है। बात अनुवाद की है, और वो अभी आपके सामने भी आएंगे अभी कुछ समय बाद। तो अनुवाद की जहां तक बात है वो बहुत आवश्यक है, और अनुवाद को हमें बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारी मातृभाषाओं को हम तभी बचा पाएंगे कि जबकि हम उनका अनुवाद भी करेंगे हिंदी में, अंग्रेजी या दूसरी भारतीय भाषाओं में। ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अशोक तिवारी जी ने अपना अनुभव जो साझा किया, उन्होंने जो भाषा के प्रति चिंता व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि आज माता पिता भी छत्तीसगढ़ी भाषा को घर में नहीं बोलते, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से जीवन, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जीवन में जैसे संस्कृत गायब होगी, क्या हम छत्तीसगढ़ी वैसे ही गायब हो जाएगी, यही चाहते हैं क्या? तो ये हमारे लिए बहुत बड़े संकेत हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही उन्होंने कि ये टीवी भी होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ी में रेडियो पर भी आना चाहिए, और छत्तीसगढ़ी मातृभाषा के संरक्षण पर पहल हो, कि उनका बहुत बड़ा वक्तव्य था। तो मैं इन बातों को समेटते हुए अब आगे बढ़ता हूँ मीर साहब की तरफ। मीर साहब ने
जैसा कि मनीष जी ने बताया, छत्तीसगढ़ी भाषा के आप ध्वजवाहक हैं। ये आपको सुनना हमारा सौभाग्य रहा। और आपने जो कहा कि भाषा का, मातृभाषा का उपयोग अधिकार पूर्वक हो, ये आपका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बहुत अच्छी और अपील करने वाली बात आपने कही, जमीन से जुड़ी, जीवन से जुड़ी बात कही। और आपने बताया कि जीवन और श्रवण में छत्तीसगढ़ी भाषा की संपन्नता जो है, जीवन और श्रवण जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा की संपन्नता का आधार है। और आपने ये भी बताया कि जन भाषाएं ही साहित्यिक भाषा को नवजीवन देती हैं, इसलिए हमें उन्हें प्यार से गले से लगाना चाहिए। और एक बात आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट कही, बहुत महत्वपूर्ण कही, वो ये कही कि मेरी मातृभाषा की पाठशाला भी हो, कि मेरी मातृभाषा को पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा के तौर पे पढ़ाया जाए। तो हमारा ये जो आज का आयोजन था, ये बहुत अच्छा, रुचिकर और उत्साहवर्धक रहा। मैं आप सभी को, मीर अली साहब को, संजीव जी को, अशोक जी को, नेहा जी को और मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ साझा संसार टीम की ओर से, और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत आभार आपका। फिर मिलेंगे, नमस्ते।